हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुकौशल। आज की इस क्लास के अंदर हम आपके लिए लेके आए हैं एचटेट पीजीटी कॉमर्स के पेपर का सॉल्यूशन। जी हाँ, अभी जो कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ था उस पेपर को हम आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सारे जो क्वेश्चन हैं उनका एनालिसिस करेंगे। और अगर आप लोग एचटेट पीजीटी कॉमर्स सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे चैनल पर काफ़ी सारे टॉपिक्स की वीडियोज़ जो हैं वो मिलेंगी। अगर आप मतलब पीजीटी कॉमर्स के जो भी टॉपिक्स हैं, मोस्टली जो टॉपिक्स हैं वो हमने कवर करवाए हुए हैं वीडियोज़ में। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप एक्सेस कर सकते हो। उसके अलावा अगर इस अभी जो ये पेपर है उससे पहले जो भी पेपर हुए हैं 2023 वाला, 2021 वाले, वो भी पिछले 3-4 साल के पेपर जो हैं वो हमने सोल्व करवाए हुए हैं हमारे इस चैनल पर। तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको कोई नोट्स चाहिए कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत सारे कॉमर्स के जो टॉपिक्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, उनके आपको नोट्स अवेलेबल होंगे। ओके, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हमारे आज के डिस्कशन को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट क्वेश्चन इज, according to R.N. Carter, dash is the science and art of recording correctly in the books of accounts all those business transactions that result in a transfer of money or money's worth। अब देखो यहाँ पर हमें एक डेफिनेशन दी हुई है और जो डेफिनेशन जिसने दी है उसका नाम भी मेंशन है। अब हमसे पूछा गया है कि किस चीज़ की डेफिनेशन जो है वो प्रोवाइड की है आर एन कार्टर ने। तो देखो यहाँ पे बोला है साइंस एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग करेक्टली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, यानी कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना बुक्स के अंदर। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये बुक कीपिंग है, अकाउंटिंग है या अकाउंटेंसी है। तो देखो जब हम बात करते हैं सिर्फ रिकॉर्डिंग की तो वो रिकॉर्डिंग होता है बुक कीपिंग में। तो आर एन कार्टर ने ये जो बुक कीपिंग है उसकी डेफिनेशन दी हुई है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर। तो ऑप्शन 2 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। इन द सिंकिंग फंड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन remain constant over the year, goes on increasing every year, goes on decreasing every year और fluctuate every year। अब ये देखो जो सिंकिंग फंड मेथड है डेप्रिसिएशन का, ये कुछ अलग नहीं होता। ये जो हम बेसिकली दो मेथड पढ़ते हैं, एक तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और एक स्ट्रेट मतलब स्ट्रेट रेट से हम करते हैं कि फिक्स रेट जो है वो हम हर साल चार्ज करेंगे। तो वो जो फिक्स रेट वाला सिस्टम है ना, कॉन्स्टेंट रेट, कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज करेंगे, वही वाला सिस्टम होता है सिंकिंग फंड मेथड में भी। बस इसमें क्या होता है कि हम एक सिंकिंग फंड नाम से एक अकाउंट खोल लेते हैं अलग से, और जो भी डेप्रिसिएशन की अमाउंट हर साल हम चार्ज करते हैं उतने ही पैसे हम इस सिंकिंग फंड अकाउंट में एंट्री करते रहते हैं। और ये जो अमाउंट है वो हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कहीं पे भी मतलब इन्वेस्ट कर देते हैं, और फिर ये इन्वेस्टमेंट जो है वो इकट्ठी हो जाती है। तो लास्ट में जब वो डेप्रिसिएशन मतलब लगा के हमने हमारे एसेट की वैल्यू जब लास्ट में 0 बचती है, तब हम वो एसेट को रिप्लेस करने के लिए ये जो इन्वेस्टमेंट हमने की है इस पैसे को, इस फंड को हम यूज करते हैं दोबारा से वो एसेट खरीदने के लिए। तो ये होता है सिंकिंग फंड के अंदर। तो अब यहाँ पे सवाल में क्या पूछा गया है कि जो अमाउंट है डेप्रिसिएशन की वो कांस्टेंट रहेगी, बढ़ेगी, घटेगी या फ्लक्चुएट करेगी हर साल। तो वही स्ट्रेट वाला मेथड है, यानी कि फिक्स्ड रेट वाला मेथड है। फिक्स्ड रेट है, फिक्स्ड अमाउंट चार्ज करेंगे तो रिमेन कांस्टेंट ओवर द ईयर। जो अमाउंट है डेप्रिसिएशन की वो हम जो हर साल है, मतलब जितने भी साल तक की वो एसेट यूजफुल लाइफ है वहाँ हर साल के लिए कांस्टेंट अमाउंट रहेगी। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 93। विच चार्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द चेंजेज और द ट्रेंड दैट एग्जिस्ट इन द सीरीज ऑफ डेटा। कि कौन से चार्ट्स हैं जिनका हम यूज करते हैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई कोई पर्टिकुलर फिनोमिना है, सीरीज ऑफ डेटा है, उसमें क्या चेंजेज हुए या उस क्या ट्रेंड वो शो कर रहा है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कौन से चार्ट यूज़ करते हैं? लाइन या अर्थमेटिक चार्ट, पिक्टोग्राफ, पाई चार्ट, बार ग्राफ। तो देखो ये पिक्टो और पाई ग्राफ, इनमें हम डिग्रीज में दिखाते हैं, पिक्टोग्राफ में पिक्चर्स में दिखाते हैं और बार डायग्राम में ऐसे बार्स बनाते हैं। लेकिन लाइन डायग्राम में, अर्थमेटिक चार्ट्स में क्या करते हैं, हम ऐसे ऐसे लाइन के थ्रू दिखाते हैं। ठीक है, तो जब हमें कोई ट्रेंड या चेंजेस दिखाने हो तो हम यूज करते हैं लाइन और अर्थमेटिक चार्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। द डिफरेंस, एक सेकेंड, The difference in the both balances, bank balance as per cash book and passbook, may not arise due to which of the following reason। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो हमारी कैश बुक होती है और जो हमारी पासबुक होती है उनके बीच जो बैलेंसेज हैं वो डिफर करते हैं कई बार। ठीक है, डिफरेंस होता है उनमें। तो वो उस डिफरेंस का कारण क्या है, उसका क्या रीज़न है? टाइमिंग है, लाइक
एंड डिसलाइक है, एरर्स है या ट्रांजैक्शंस है। तो देखो जब हम बात करते हैं ये बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की, तो आप लोगों को बेसिक सा पता होगा कि हमारे पास जो बिजनेस है वो कैश बुक प्रिपेयर करता है। कैश बुक में हम एक कॉलम बनाते हैं, बैंक कॉलम, ठीक है। अब इस बैंक कॉलम में बिजनेस हम यानी कि हम खुद जो है अपने जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन यही बैंक मतलब बैंक अकाउंट जो बैंक है वो भी अपनी कोई बुक प्रिपेयर करेगा, तो बैंक जो है वो अपनी एंट्री करता है पासबुक के अंदर, तो वो अपने पर्सपेक्टिव से करता है और हम हमारी जो कैश बुक है उसके बैंक कॉलम में हमारे पर्सपेक्टिव से करते हैं। तो इन दोनों के बैलेंसेज में कई बार डिफरेंस होता है, ठीक है। क्योंकि क्या कई बार क्या होता है कि हमने कोई एंट्री कर दी लेकिन बैंक में वो चीज़ अभी तक हुई नहीं है, तो वहाँ एंट्री नहीं हुई, या बैंक में कोई एंट्री होगी हमने अभी तक नहीं की है, तो इस वजह से जो है इनके बैलेंसेज में डिफरेंस होता है। तो अब देखते हैं सवाल को कि ये डिफरेंस किस कारण होता है। टाइमिंग की वजह से हो सकता है, टाइमिंग की वजह से कि भाई किसी मतलब कि कोई जो ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड हमने मतलब कैश बुक में तो कर दिया लेकिन पासबुक में नहीं हुआ है अभी तक की टाइम के हिसाब से। लाइक या डिसलाइक, ये कोई मतलब रीजन नहीं लग रहा है कि लाइक या डिसलाइक। एरर, गलती की वजह से हो सकता है कि कोई हमने कैश बुक में रिकॉर्ड करते टाइम गलती कर दी हो, या बैंक से कोई कुछ गलती हो गई हो पासबुक में रिकॉर्ड करते टाइम, तो उसकी वजह से भी जो बैलेंस है उसमें डिफरेंस हो सकता है, या ट्रांजैक्शंस की वजह से। तो ये तीनों ही रीजन है जिनकी वजह से डिफरेंसेज हो सकता है, लेकिन किस वजह से नहीं हो सकता, लाइक और डिसलाइक, ये कोई जेन्युइन कोई रीजन नहीं बन रहा डिफरेंसेज का कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेज में। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। यहाँ पे भी ये भी पासबुक से रिलेटेड है। यहाँ पर फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट द बैलेंस एज पर पासबुक। हमें कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, और कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं, मतलब कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, और हमें निकालना है बैलेंस एज पर पासबुक। इसको हम अलग स्लाइड पे सोल्व करते हैं। सो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे देखो जो हमारे पास स्टेटमेंट्स दी हुई है, यानी कि सबसे पहले दिया हुआ है बैलेंस है कैश बुक का 2,40,000, तो कैश बुक का 2,40,000। अब नेक्स्ट है चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंट ₹1,36,000। अब हमने क्या किया, चेक इशू कर दिया बट बैंक में प्रेजेंट नहीं किया इन द बैंक अमाउंट, यानी कि तो अब हमने अगर इशू कर दिया तो हमने क्या लगा, हमें लगा कि हमने कैश बुक मतलब वो पैसे जो है वो चेक के चले गए, तो हमने कैश बुक में तो उनको माइनस कर दिया, बट अभी तक बैंक में वो प्रेजेंट नहीं हुए हैं पैसे, ठीक है, वो चेक प्रेजेंट नहीं किए गए हैं, तो यानी कि वहाँ से विदड्रॉ भी नहीं होंगे, वहाँ कोई एंट्री भी नहीं हुई होगी, तो वहाँ पर तो ये बैलेंस मतलब ऐड होगा और हमने कैश बुक में घटा दिया। तो अब हमें क्या चाहिए, पासबुक का बैलेंस चाहिए, तो हमें वापस इसको ऐड करेंगे, तो 1,36,000 को ऐड करेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट स्टेटमेंट है चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड अमाउंट टू 90,000। अब देखो ये इसका ऑपोजिट है बिल्कुल। यहाँ पे क्या किया, चेक हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया बट येट नॉट क्लियर्ड अमाउंट टू 90,000। अब हमने बैंक में चेक डिपॉजिट तो करवा दिया लेकिन अभी तक वहाँ पर वो चेक क्लियर नहीं हुआ है और बैंक ने मतलब जो अमाउंट है वो अकाउंट में डाली नहीं है। अब बैंक ने नहीं डाली है, हमने तो डाल दी अपनी कैश बुक में, तो डाल दी तो हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे वापस से पासबुक का बैलेंस लाने के लिए, तो लेस करेंगे 90,000। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस अमाउंट 300। बैंक ने 300 चार्जेस लगाए हैं, बैंक चार्जेस। अब बैंक ने लगाए हैं, हमने तो नहीं लगाए, तो कैश बुक में तो कोई एंट्री नहीं की होगी इसकी, लेकिन बैंक ने तो घटा दी अपनी पासबुक में से, घटा दिए, तो हम भी 300 को लेस करेंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक अमाउंट 1250। 1250 का इंटरेस्ट जो है वो बैंक ने प्रोवाइड किया, बैंक ने प्रोवाइड किया तो पासबुक में ऐड होगा, लेकिन कैश बुक में तो हमने किया ही नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको वापस से ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक अमाउंट्स टू 1250। तो जब हम इन सब की एडजस्टमेंट करेंगे तो हमारा बैलेंस आ जाएगा 2,86,950। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2,86,950। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमने ऐड क्या क्या चीज़ें की हैं, 1,36,000 और ये जो इंटरेस्ट है, क्योंकि इंटरेस्ट दिया है बैंक ने, तो बैंक जो पासबुक है उसका बैलेंस बढ़ा होगा, लेकिन हमने कैश बुक में एंट्री नहीं की थी इसलिए इसको ऐड किया है। ये बैंक के चार्जेस थे जो हमने घटाने थे, और उसके अलावा ये जो 90,000 है ये हमने डिपॉजिट किए थे लेकिन बैंक ने अभी तक डिपॉजिट नहीं किए हैं, इसलिए पासबुक में एंट्री नहीं होगी, इसलिए हम इनको भी घटा रहे हैं, ठीक है, लेस कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। द डिटेल्स पर्टेनिंग टू ए कंपनी फॉर द ईयर 2022। ओके, यहाँ पे डिटेल दे रखी है, करंट रेशो दे रखा है, लिक्विड रेशो दे रखा है, और इन्वेंट्री दे रखी है 21 लाख की। अब हमें निकालना है, ओके, ईच पीरियड एक्सपेंसेज इक्वल टू 0। ओके, जो ये बोल रखा है कि जो बैंक ओवरड्राफ्ट और प्रीपेड एक्सपेंसेज है वो 0 है।
अब इस डिटेल का यूज करके हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट द करंट लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है। इसको भी हम स्लाइड पे करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, करंट रेशो है, लिक्विड रेशो है। अब देखो जो करंट रेशो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी, और एक दे रखा है हमें लिक्विड रेशो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। तो ये जो करंट रेशो है और जो लिक्विड रेशो है इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, एक में तो ऊपर लेते हैं लिक्विड एसेट और करंट वाले में लेते हैं करंट एसेट्स। अब हम बात करें कि जो करंट एसेट्स हैं और जो लिक्विड एसेट्स हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, इनके बीच में होता है इन्वेंट्रीज का डिफरेंस, और बात करें तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का डिफरेंस और एक बैंक ओवरड्राफ्ट। ये जो लाइबिलिटीज मतलब जो एसेट है इनको हम जब लेस कर देते हैं करंट एसेट्स में से तो हमारी बच जाती हैं लिक्विड एसेट, जिसमें कैश इक्विवेलेंट, बैंक बैलेंस, ये सारी चीज़ें आती हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटी, यानी कि जिनको बिल्कुल शॉर्ट टाइम के अंदर हम कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं, वो होती हैं लिक्विड एसेट्स। तो अब देखो करंट एसेट्स माइनस अगर हम इन्वेंट्रीज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें सवाल में दे रखा है कि बैंक ओवरड्राफ्ट और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो जीरो हैं, तो यानी कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो जब करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज हम घटा देंगे तो बच जाएंगी लिक्विड एसेट्स। तो अब हमें क्या दे रखा है, हमें रेशो दे रखा है, हमें दे रखा है करंट रेशो दे रखा है 2.5, यानी कि हम मान लेते हैं कि रेशो की फॉर्म में जो करंट एसेट्स हैं वो 2.5 है, और जो लिक्विड रेशो है वो दे रखा है 1.25 रेशो 1। तो हम मान लेते हैं कि 1.25 जो है वो लिक्विड एसेट है। तो करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स क्या बचेंगी, इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री की वैल्यू जो है वो हमें दे रखी है 21 लाख। ओके अब इसमें से ये घटाएंगे तो हमारे पास वैल्यू बच जाएगी 1.25 की। तो 1.25 जो है रेशो की फॉर्म में उसकी वैल्यू जो है वो दे रखी है 21 लाख। हमसे सवाल में पूछा गया है कि करंट लाइबिलिटी कितनी होगी। तो करंट लाइबिलिटी की वैल्यू क्या है, एक है, दोनों में कॉमन है क्योंकि नीचे तो हम करंट लाइबिलिटी ही लेते हैं। तो अब सवाल में सीधा सीधा हमें से निकल गया कि 1.25 की वैल्यू जो है वो 21 लाख है, और हमें एक की वैल्यू निकालनी है। एक की वैल्यू क्या होगी, तो हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे 1.25 से इंटू 1, तो हमारी आ जाएगी करंट लाइबिलिटीज़। तो ये जब हम इसको सोल्व करेंगे 21 लाख डिवाइडेड बाय 1.25 इज इक्वल टू 16,80,000। ओके तो अब यहाँ देखते हैं हमारा जो राइट आंसर है वो 16,80,000, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 96 का। नेक्स्ट पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 97। हाउ इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टिपिकली ट्रीटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, कि जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या ट्रीट करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी, एसेट, या ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो अब देखो जो डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट है वो एक तरीके से एक्सपेंसेज है। एक्सपेंसेज इसको हम कहाँ शो करते हैं, इसको हम P&L अकाउंट में शो करते हैं। तो P&L अकाउंट में जो भी चीज़ें शो होती है उनको हम क्या मानते हैं कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है वो भी क्या है, ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ये कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी नहीं है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो होती हैं जो हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड डायरेक्टली जो है प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे होते हैं। लाइबिलिटी और एसेट्स भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। जीएसटी जो है वो किस पे नहीं लगता, यानी कि किस पे लगता है। यहाँ पे ये पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जेम्प्टेड, यानी कि एग्जेम्प्ट नहीं है जीएसटी के अंदर। किस पे जीएसटी लगेगा, इंटरेस्ट पे लगेगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्लेम्ड बाय स्टाफ, इंटर स्टेट सेल, या सप्लाई ऑफ सोर्सेज टू द गवर्नमेंट। अब देखो हम बात करते हैं जीएसटी किस पे लगता है, सप्लाई पे लगता है। ठीक है, अब सप्लाई के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, सेल है, बार्टर है, एक्सचेंज है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट तो एक तरीके से इनकम होगी तो डायरेक्ट टैक्स में आएंगी। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्लेम्ड बाय स्टाफ, ये भी कोई वो आइटम नहीं है जिसके ऊपर हम मतलब कोई सप्लाई नहीं है जिसके ऊपर हम जीएसटी लगाएंगे। इंटरस्टेट सेल हो रही है, यानी कि सप्लाई है, इंटरस्टेट हो रही है, तो इस पे लगेगा जीएसटी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 98 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। यहाँ पे हमसे पूछा गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके किससे रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉयर्स। ओके एम्प्लॉयर के बेनिफिट से एम्प्लॉयर बेनिफिट रिटायरमेंट बेनिफिट से रिलेटेड है कि कौन सा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा। तो इससे रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो AS 15 है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयर बेनिफिट। ठीक है, एम्प्लॉयर बेनिफिट से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करना है। एक सेकेंड,
The original cost of the asset is 2,50,000. The useful life is 10 year and the net residual value is estimated to be 50,000. Calculate the amount of depreciation to be charged. अब देखो सिंपल सा सवाल है, इसको हम यहीं पे सोल्व कर लेते हैं. 2,50,000 जो है वो एसेट की ओरिजिनल वैल्यू है और इसकी जो रेजिडुअल वैल्यू बचेगी, यानी कि जब इसको हम यूज़ कर लेंगे 10 ईयर्स के लिए, तो इसकी वैल्यू जो है वो 50,000 बचेगी. तो 2 लाख में से 50,000 घटाएंगे और फिर उसको 10 से डिवाइड करेंगे, तो स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से जो हर साल हम डेप्रिसिएशन की अमाउंट चार्ज करेंगे वो निकल आएगी. तो 2,50,000 में से 50,000 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 2 लाख. 2 लाख को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितने बचेंगे? 20,000. तो 20,000 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 100 का. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101. A company has a net profit margin of 5%, total assets of rupees 90 lakh and return on asset is 9%. टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो बताना है. अब देखो इसको हम स्लाइड पे सोल्व करते हैं. इसमें फॉर्मूला यूज होगा एक. आइए यहाँ पर देखते हैं. देखो हमें सवाल में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है 5% और टोटल एसेट्स दी हुई हैं 90 लाख और रिटर्न ऑन एसेट्स दिया हुआ है 9%. अब हमें एसेट टर्नओवर रेशियो बताना है. अब रेशियो की फॉर्म में बताना है तो ये जो टोटल एसेट है ना इसका कोई यूज नहीं होगा. ठीक है, हम इन दोनों से ही सवाल निकल जाएगा. अब देखो एक फॉर्मूला होता है रिटर्न, ये जो रिटर्न ऑन एसेट दे रखा है ना, रिटर्न ऑन एसेट, इसका फॉर्मूला होता है जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं एसेट टर्नओवर रेशियो से तो आता है रिटर्न ऑन एसेट. अब ये अब हमें सवाल में पूछा क्या गया है? एसेट टर्नओवर रेशियो पूछा गया है, ये पूछा गया है. तो और सवाल में ये दोनों आइटम्स जो है वो गिवन है. तो अब जब हम एटीआर की वैल्यू जो है वो उसको ऐसे निकाल सकते हैं कि जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रिटर्न ऑन एसेट्स डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट मार्जिन. अब देखो रिटर्न ऑन एसेट जो है वो कितना दिया हुआ है? 9% है और जो हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो कितना है? 5% है. तो जब हम इसको इससे सोल्व करेंगे परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा तो ये आ जाएगा 5 1 जा 5 और 4 बचे तो 5 8 जा 40. ठीक है, तो ये 1.8. तो 1.8 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा. क्या हो जाएगा? ये एसेट टर्नओवर रेशियो 1.8. तो ये था हमारा सवाल 101. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2. ओके, ठीक है, 101 ऑप्शन नंबर 2 1.8. आई होप आपको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट पे मूव करते हैं. डैश इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द एंटरप्राइज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो अमाउंट रिसीव होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट, इनकम, गेन और रेवेन्यू. अब देखो यहाँ पर हमें सिंपल बोला गया है कि सिंपल जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की है हमने उससे अमाउंट रिसीव हुई. यहाँ पे कोई ये बात नहीं की है कि जो अमाउंट रिसीव हुई उसमें से एक्सपेंसेस घटाने के बाद जो बची वो उसको क्या बोलते हैं. यहाँ पे सिंपल बोला गया है कि जो अमाउंट रिसीव हुई या रिसीवेबल है, तो जो अमाउंट रिसीव हुई या रिसीवेबल है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू. ठीक है, रेवेन्यू इज द अमाउंट दैट इज रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय एन एंटरप्राइज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है 103. प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर द करंट ईयर इज शोन अंडर विच हेडिंग. प्रपोज्ड डिविडेंड को हम कहाँ पे शो करेंगे? मतलब प्रपोज जो डिविडेंड है उसको हम करंट ईयर में किसके अंडर शो करेंगे? फिक्टियस एसेट, कंटीजेंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या नन ऑफ द अबव. तो देखो जो प्रपोज्ड डिविडेंड होता है ये कोई एसेट तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 तो ऐसे ही कट गया. लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी नहीं है ये तो. लेकिन प्रपोज डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि हमने प्रपोज किया कि इतना डिविडेंड हम देंगे. तो ये नहीं है कि हमने पक्का है कि वो दे ही दिया तो एक्सपेंसिव हो जाएगा, बट ये हमने सिर्फ प्रपोज किया है. तो इन फ्यूचर ये हम दे भी सकते हैं ना भी दे. जब कोई चीज़ फिक्स ना हो कि इन फ्यूचर हमें देनी पड़ सकती है, यानी कि इन फ्यूचर हमारी ये लाइबिलिटी हो सकती है, तो उनको हम बोलते हैं कंटीजेंट लाइबिलिटी. तो इसको हम एज अ कंटीजेंट लाइबिलिटी जो है वो शो करेंगे. ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104. Which source document is issued if a customer return goods previously invoiced or the customer is allowed further discount? अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि अगर कस्टमर जो है वो गुड्स रिटर्न करता है प्रीवियसली इन्वॉइस्ड और द कस्टमर इज अलाउड फर्दर डिस्काउंट, तो कौन सा जो डॉक्यूमेंट है वो इशू किया जाता है. तो ये जो डॉक्यूमेंट है वो होता है क्रेडिट नोट. देखो ये दो चीज़ें होती है, एक होता है डेबिट नोट, एक होता है क्रेडिट नोट. इस सवाल का आंसर है क्रेडिट नोट. बट एक बार इन दोनों का मतलब समझ लो. देखो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को है ना आप ऐसे याद रखना. अब देखो यहाँ पे क्या था कि कस्टमर रिटर्न कर रहा था गुड्स. कस्टमर रिटर्न करना यानी कि हमने क्या किया होगा? सेल्स किया होगा. तो जब सेल्स रिटर्न होती है ना तो हम क्रेडिट नोट में डालते हैं, और जब परचेज रिटर्न होती है,
ठीक है, हमने खरीदा, हम रिटर्न कर रहे हैं तो डेबिट नोट इशू होता है। तो याद रखना है, परचेज रिटर्न है तो डेबिट नोट और सेल्स रिटर्न है तो क्रेडिट नोट। ऐसे याद रख लेना, सेल्स को हम क्रेडिट करते हैं और परचेज को डेबिट करते हैं, तो सेल्स रिटर्न के टाइम पे क्रेडिट नोट और परचेज के रिटर्न के टाइम पे डेबिट नोट। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है 105। Prince Limited wants to prepare its cash flow statement. It sold equipment of book value of 60,000 at a gain of 8,000. ओके, अब ये जो बंदा है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना चाह रहा है और इसने क्या किया है, इसने एक इक्विपमेंट को बेचा है जिसकी बुक वैल्यू तो 60,000 थी और उसको इसने 8,000 के प्रॉफिट पे बेचा है। तो अब जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें हम क्या शो करेंगे, कितनी अमाउंट शो करेंगे। अब देखो कैश फ्लो में है ना 3 पार्ट होते हैं, 3 टाइप से हम एक्टिविटीज़ को डिवाइड करते हैं कि जो कैश का फ्लो है वो किस पार्ट में हुआ है, ऑपरेटिंग में हुआ है, ठीक है, या फिर इन्वेस्टिंग में हुआ है या फाइनेंसिंग में हुआ है। तो अब यहाँ पे सवाल में ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं किया ऑपरेटिंग में हुआ, इन्वेस्टिंग में हुआ या फाइनेंसिंग में हुआ। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कॉमन ही मानेंगे कि ओवरऑल कैश फ्लो के हिसाब से पूछा है कि हम इसको कितनी अमाउंट शो करेंगे। तो देखो 60,000 की तो थी वो और 8,000 के प्रॉफिट पे बेची है, तो यानी कि टोटली जो पैसे हैं, फ्लो जो है कैश का कितना हुआ होगा, यानी कि इनफ्लो जो है कैश का 68,000 का हुआ होगा। तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितनी अमाउंट दिखाएंगे, 68,000 दिखाएंगे। बट सवाल के अंदर जो है ना, मतलब जो आपके आंसर जो की है ना प्रोविजनल आंसर की, उसमें इसका जो राइट आंसर है वो नील दे रखा था। बट नील हम मान नहीं सकते, नील अगर दे रखा है तो फिर ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है इसमें कुछ मिस्टेक है, या तो इनको स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहिए था कि मान लो ये अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से पूछते तो तब अमाउंट जो है वो नील आ सकती थी, वरना तो मतलब कोई अगर सिंपल पूछा है तो हम 68,000 पे ही जाना चाहिए, यही है। तो थोड़ी मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। चलो देखते हैं आगे नेक्स्ट है Rama Limited forfeited 40 shares of ₹10 on which 7 were called and the shareholder had paid 5 of these. 30 shares were reissued and 6 per share. The amount transferred to capital accumulation account will be. इसको भी थोड़ा हम अलग पेपर पे सोल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है कि हमने जो है 40 शेयर इशू किए थे 10 रुपये के हिसाब से और 7 कोल्ड अप थे, 7 ही मंगवाए थे। बट क्या हुआ है कि शेयर होल्डर ने 5 रुपीज़ ही दिए हैं, तो इस वजह से हमने उनको फॉरफिट कर दिया, 40 शेयर्स जो है उनको फॉरफिट कर दिया। अब देखो जब अब इसमें लास्ट में ना ये पूछा हुआ है कि कैपिटल रिजर्व में या कैपिटल एक्यूमुलेशन अकाउंट में हम कितने बैलेंस जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसको निकालने का सिंपल सा तरीका होता है कि पैसे आए कितने हैं, कितने हमने यूज कर लिए, और फिर जो बाकी बचा बैलेंस है वो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। तो अब हम यही देखते हैं, देखो 40 शेयर थे, 7 कोल्ड हैं, यानी कि 7 रुपीज़ हमने मंगवाए हैं, बट एक्चुअल में आए कितने हैं, 5 ही आए हैं। तो टोटल जो पैसा है वो आया कितना है, 40 × 5, इसको करेंगे तो हम ये आ जाएगा 200। तो 200 रुपये जो है वो आए हैं। अब इसमें से हम ये देखते हैं कि हमने यूज कितने किए हैं, यूज यानी कि जब हमने इनको री इशू किया इन शेयर को तब हमने डिस्काउंट जो है वो कितने की दी। अब देखो हमने क्या किया, 30 शेयर ही जो है वो री इशू किए हैं, तो 40 शेयर जो है फॉरफिट किए थे, लेकिन उनमें से 30 को ही हमने दोबारा इशू किया है। तो जो भी शेयर हमने इशू किए हैं, मतलब री इशू कर दिए फॉरफिटेड के, तो फॉरफिटेड का उतना ही बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा जितने हमने, मतलब उसी के हिसाब से प्रोपोर्शन जो है वो ट्रांसफर करेंगे। तो ये जो 200 रुपये थे ये कितने शेयर के थे, ये 40 शेयर के थे, बट हम दोबारा से री इशू कितने कर रहे हैं, सिर्फ 30 शेयर कर रहे हैं। तो 30 शेयर के हिस्से में कितना फॉरफिटेड का बैलेंस आता है, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 150। तो 150 रुपये जो है वो रिलेटेड है इससे रिलेटेड, 30 शेयर से रिलेटेड बैलेंस, ठीक है, फॉरफिटेड अमाउंट का। तो अब ये जो 150 है, अब इसमें से हमने कुछ यूज भी कर लिए, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि जो 30 शेयर री इशू किए ना वो 6 पर शेयर पे किए हैं। वैसे तो इसकी वैल्यू कितनी थी, 7 थी, बट इसको 6 पे किया है, 6 पे किया है, तो यानी कि देखो 30 का जो शेयर है उस पर हमने कितने की डिस्काउंट दे दी, 1 की दे दी, 7 का 6 पे किया है। तो ये जो 30 रुपीज़ है ये हमने डिस्काउंट में यूज किए। तो अब ये जो 150 रुपीज़ है इसमें से 30 रुपीज़ हमने डिस्काउंट में यूज कर लिए, तो बचे कितने, 150 में से 30 घटाएंगे तो बचे 120। तो ये जो 120 है ये अमाउंट हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल एक्यूमुलेशन अकाउंट में, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखो सिंपल सा था कि हमने ये देखना है कि 40 शेयर जो है उन पे फॉरफिटेड अमाउंट आई कितनी, 200 रुपये, लेकिन हमने क्या किया, हमने सिर्फ 30 शेयर जो है वहीं रीइशू किए हैं। तो 30 का जो बैलेंस है वो 150 था। अब इस 30 शेयर को जब इशू किया तो हमने कुछ पैसे जो है वो डिस्काउंट में यूज कर लिए, 30 रुपये, तो बचे कितने, 120, 120। तो 120 जो है वो हम अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल एक्यूमुलेशन अकाउंट में। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा।
तो यहाँ पर हम सवाल में देखते हैं, तो हमारा राइट आंसर जो है वो कितना था 120, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट पे 107। लेट्स जूम इन, चलो कोई नहीं, इतना ही ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर प्रोविजन, प्रोविजन से रिलेटेड क्या सही नहीं है। इट इज़ created for a known liability or expense pertaining to current accounting period the amount of which is not certain। ये बात बिल्कुल सही है। देखो प्रोविजन जो होते हैं वो हम एक तरीके से किस चीज़ के लिए बनाते हैं, कोई लाइबिलिटी के लिए बनाते हैं जो हमें पता हो कि वो क्या, जैसे हम बेड डेट्स के लिए बना रहे हैं प्रोविजन फॉर बेड डेट्स ऐसे बनाते हैं ना, तो वहाँ पे जो लाइबिलिटी है बेड डेट्स की वो हमें पता है। तो प्रोविजन किस चीज़ के लिए क्रिएट करते हैं, नॉन लाइबिलिटी के लिए। बट कितने बेड डेट्स होंगे ये हमें नहीं पता है, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता है, तो जहाँ पर अमाउंट जो है वो सर्टेन नहीं होती। ठीक है, तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। हमसे ये पूछा कि कौन सा सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट है इट रिड्यूसेस टैक्सेबल प्रॉफिट, कि ये जो है वो टैक्सेबल प्रॉफिट जो है वो कम कर देते हैं, बिल्कुल कम करेंगे। अब देखो जो भी हमारे प्रोविजन है इसको हम कहाँ शो करेंगे, इसको हम शो करते हैं P&L अकाउंट में। जो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है उसको हम P&L अकाउंट में दिखाते हैं, डेबिट साइड। तो जब हम कोई चीज़ P&L अकाउंट के डेबिट साइड में शो कर रहे हैं तो इसका मतलब है उससे हमारे क्या होंगे, नेट प्रॉफिट कम होंगे। नेट प्रॉफिट के ऊपर हम टैक्स पे करते हैं तो हमारा जो टैक्सेबल प्रॉफिट है वो कम होंगे। तो इट रिड्यूसेस टैक्सेबल प्रॉफिट। नेक्स्ट थर्ड जो स्टेटमेंट है वो है इट इज़ मेड फॉर स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, सम आर ऑल्सो मैंडेटरी अंडर लॉ। अब देखो ये जो स्टेटमेंट है ना थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। अब देखो इसमें ये बोल रखा है कि फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, बट फाइनेंशियल पोजीशन को तो स्ट्रेंथ नहीं करते। बट ये है ना, कई जो प्रोविजन है ना वो मैंडेटरी भी है, कि मतलब लॉ के अकॉर्डिंग मैंडेटरी है कि वो प्रोविजन कंपनी को क्रिएट करने हैं कि पर्टिकुलर चीज़ों से रिलेटेड या आइटम से रिलेटेड। तो ये कुछ स्टेटमेंट कुछ ठीक है, कुछ गलत है, बट प्रॉपरली सही नहीं है। नेक्स्ट है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब जो भी आइटम हम P&L अकाउंट में दिखाएंगे वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही होगा, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो हम बाकी तो बिल्कुल जो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल मतलब पूरे तरीके से सही है। तो सही कौन सी नहीं लग रही हमें, थर्ड स्टेटमेंट। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही पूछा था कि प्रोविजन से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 पे चले जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108 में पूछा गया है रिजर्व कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ विच कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी। जब कंपनी वाइंड अप हो रही है तो रिजर्व कैपिटल जो किस कैपिटल का पार्ट मानते हैं, इशूड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल या फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो इसको हम मानते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब इसका रीजन क्या है, देखो रिजर्व कैपिटल क्या होती है, जब हम मान लो हम 10 रुपये का शेयर जो है वो इशू कर रहे हैं, 10 रुपये का ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब था कि इतनी पावर है, इतनी हम वैल्यू के शेयर जो है वो इशू कर सकते हैं। बट मान लो हम मान लेते हैं कि ऑथराइज्ड सबसे ऊपर होती है, तो सबसे ऊपर मान लो 10 रुपये की हम कैपिटल इशू करने का ऑथराइज्ड है, कंपनी के पास राइट है। अब इसमें से ये मान लो 8 रुपये जो है वो इशू कर रही है, तो इशूड कैपिटल कितनी होगी 8। अब कंपनी ने ये इशू की तो मान लो जो भी शेयर होल्डर हैं जिनको इशू की उन्होंने इसमें से 7 की ही वैल्यू जो है वो सब्सक्राइब की, 7 रुपीज़ की कैपिटल ही सब्सक्राइब की, तो वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगी। अब ये इसमें ये होता है कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल 7 है, लेकिन ये होता है कि हम इसमें 7 सब्सक्राइब तो कर ली, लेकिन हमें पूरे 7 के 7 पैसे जो रुपीज़ हैं वो अभी नहीं मंगवाए। हम उनसे कुछ मान लो हम उससे 5 रुपये ही मंगवा रहे हैं अभी, कि हमें अभी बाकी पैसों की भी जरूरत नहीं है, कंपनी में इतना बिजनेस नहीं है, हम कम ही मंगवा रहे हैं। तो ये जो 5 है इसको हम बोलेंगे कोल्ड अप कैपिटल। ठीक है, कोल्ड अप कैपिटल। अब इस 5 में से जितने भी उन्होंने पे किए उसको हम बोलेंगे पेड अप कैपिटल। मान लो उन्होंने 4 ही पे किए, एक पेंडिंग है, ठीक है, एक अभी एरियर में है, कॉल्स इन एरियर है, तो जो 4 रुपये जो आए हैं उसको हम बोलेंगे पेड अप कैपिटल, इतने उन्होंने पे किए हैं। तो अब ये जो रिजर्व कैपिटल है ये क्या होगी, ये रिजर्व ये होगी, ये जो 7 और जो 5 है इसके बीच का जो डिफरेंस है 2 रुपीज़, ये 2 रुपीज़ होगी रिजर्व कैपिटल। यानी कि जो हमने इशू तो कर दी और सब्सक्राइब भी होगी, बट हमने अभी तक मंगवाई नहीं है, यानी कि रिजर्व में है, उसको हम कभी भी मंगवा सकते हैं। तो कभी भी, यानी कि अभी इन्होंने बोला भी है कि वाइंडिंग ऑफ कंपनी के बंद होने पे मान लो हमें ज़रूरत हो रही है, हमारी डेट जो है लाइबिलिटी जो है वो ज़्यादा है, तो अब हम मंगवा सकते हैं उसको, ये रिजर्व कैपिटल होती है। तो ये रिजर्व कैपिटल किसका पार्ट है, इसका पार्ट है, ये क्या थी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, तो सबसे ऊपर होती है ऑथराइज्ड का कुछ हिस्सा हम इशू करते हैं और इशू वाली को सब्सक्राइब किया जाता है, और सब्सक्राइब में से कुछ हम मंगवाते हैं तो वो कोल्ड अप होती है, और फिर जो पे की जाती है वो पेड अप होती है। तो रिजर्व कैपिटल जो है वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का हिस्सा है, ठीक है, जिसको हमने अभी कोल्ड नहीं किया, मंगवाया नहीं है, इन फ्यूचर हम मंगवा सकते हैं। तो रिजर्व कैपिटल ऑप्शन नंबर 4 पे जाएंगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109।
डैश आर द कस्टम्स यूसेज प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय अकाउंटेंट्स एज ए गाइड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है कि क्या कस्टम यूसेज जो है प्रैक्टिसेज एक अकाउंटेंट को अकाउंट बनाते टाइम पे गाइड करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोलते हैं, कंसेप्ट बोलते हैं, या फिर कन्वेंशन बोलते हैं। तो ये होते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन। ठीक है, जो कस्टम्स और यूसेज ऐसे वर्ड हो ना तो वो कन्वेंशन होते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। नेक्स्ट है ए डैश, एक मिनट सॉरी, a dash gross profit ratio achieved by an organization compared to that of the industry's averages indicate the organization successful attempt to produce एट अ रिलेटिवली लोअर कॉस्ट। अब ये बोल रहे हैं कि जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है एक ऑर्गेनाइजेशन का वो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कैसा होना चाहिए कि जो ये इंडिकेट करे कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कम कॉस्ट के ऊपर जो है वो प्रोडक्शन कर रहा है मार्केट के या इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। तो अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जो है यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स, सेल्स के कंपैरिजन में ग्रॉस प्रॉफिट अगर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि वो कम कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब दूसरों के जिनका ग्रोस प्रॉफिट रेशो कम है उनके कंपैरिजन, यानी कि इंडस्ट्री के कंपैरिजन अगर ग्रोस प्रॉफिट रेशो ऑर्गेनाइजेशन का ज़्यादा होगा तो ही ये माना जाएगा कि जो यानी कि सेल्स और ग्रोस प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस ज़्यादा है, यानी कि कंपनी की जो कॉस्ट है COG जो बोलते हैं हम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो जो है वो कम है। तो कब होगी ये कम? जब ग्रोस प्रॉफिट रेशो जो है वो हाई होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज कोल्ड प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट हम किनको बोलते हैं? तो ये हम बोलते हैं लेजर को। ठीक है, सब ये बाकी जो कैश बुक, सेल्स बुक, पासबुक, इनको बोलते हैं हम सब्सिडरी बुक्स, और लेजर को प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट है 112, यहाँ पे हम रेशो से रिलेटेड सवाल है। ओल्ड पार्टनर ABC है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1। ओके, डी जो है वो नया पार्टनर एडमिट होता है। इट इज़ एग्रीड अमंग द पार्टनर दैट द न्यू रेशियो बिटवीन C एंड D विल बी सेम एज अ बिटवीन A एंड B। अब ये बोला गया है कि जो C और D जो है, यानी कि जो नया पार्टनर आया है D, उसका और C का जो रेशो है वो वही रेशो होगा जो A और B का है। देखो ये रेशो कितना है, 3, 2 और 1। ये पहले इनका रेशो है। अब ये है A का, ये है B का और ये है C का। अब इन्होंने बोला है कि C और D का रेशो जो है वही होगा जो A और B का है। A और B का आपस में रेशो कितना है, 3:2 है। तो यहाँ पे जो D आया है उसका और C का जो आपस में रेशो वो 3:2 में होगा। तो हम मान लेते हैं कि ये एक की वैल्यू जो है वो 3 होगी और D की 2 होगी। अब देखो एक को हमने 3 बना दिया, एक को 3 बना दिया, तो इनको भी मतलब सेम लेवल पे लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और इसको करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो इनका नया रेशो क्या बन जाएगा, 9:6:3:2, क्योंकि बाकी इन्होंने बोला है लास्ट में कि जो ABC का रेशो है वो अनचेंज रहेगा, इनका आपस का रेशो नहीं बदलेगा, बस C और D का रेशो जो है वो A और B के प्रपोर्शन में होगा। तो A और B का 3:2 का था तो 3:2 का इनको बना दिया, एक को हमने 3 बनाया है तो इनको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9:6:3:2। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, 9:6:3:2। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, 9:6:3:2। नेक्स्ट है इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड, कैंसलेशन ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड आर रिकॉर्डेड थ्रू जर्नल, प्रॉपर, कैश बुक, बैंक अकाउंट, नन ऑफ द अबव। तो ये जो एंट्रीज है, चेक डिसऑनर हो गया, डिस्काउंट दी है, डिस्काउंट रिसीव हुई है या अलाउ हुई है, कैंसलेशन ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सारी एंट्री हम कहाँ करते हैं, जर्नल एंट्री इनकी हम करते हैं जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, अगर कोई स्पेसिफाई नहीं है जैसे कि सेल से रिलेटेड है वो सेल्स बुक में जाएगी, परचेज से रिलेटेड है वो परचेज बुक में जाएगी, कैश से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन है वो कैश बुक में जाएगा। तो लेकिन अगर ये ऐसी अलग अलग एरिया से रिलेटेड चीज़ें आ गई जिनका कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है तो उसको हम डालते हैं जर्नल प्रॉपर में। तो ऑप्शन नंबर 1 पे जाएंगे, जर्नल प्रॉपर। नेक्स्ट है 114, विच अमंग द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब द रोल ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इन कंपनीज फॉर्मेशन। तो कंपनी के फॉर्मेशन में 2 डॉक्यूमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब यहाँ पे पूछा गया है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो क्या होता है, अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे हैं, हमसे पूछा गया है कि इनमें कौन सा स्टेटमेंट जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में सही बताता है। चलिए पढ़ते हैं। इट आउटलाइन द कंपनीज इंटरनल रूल एंड रेगुलेशन गवर्निंग इट्स मैनेजमेंट। देखो इंटरनल रूल एंड रेगुलेशन जो है वो
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं बताता, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर आती हैं ये चीज़ें। नेक्स्ट है, एक्ट एज ए चार्टर ऑफ द कंपनी डिफाइनिंग इट्स रिलेशनशिप विद एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड स्कोप ऑफ इट्स एक्टिविटीज़। जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसका मेन काम ही होता है स्कोप बताना कि कंपनी जो है वो क्या क्या एक तरीके से ऑथराइज्ड है, कंपनी के अंदर क्या क्या कंपनी के पास पावर है, क्या बाउंड्रीज़ हैं कंपनी की, वो डिफाइन करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो स्कोप बताता है एक्सटर्नल पार्टीज़ के साथ क्या क्या रिलेशनशिप बन सकते हैं, वो डिफाइन करता है, इसलिए इसको चार्टर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही डिफाइन कर रहा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। देखो ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट तो नहीं होता, ये तो एक डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का। इट इज़ ए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर एक्वायरिंग ए बिजनेस लाइसेंस फ्रॉम लोकल अथॉरिटी। ये भी वो नहीं है, सही स्टेटमेंट नहीं है जो बता रहा हो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ABC पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 7:5:4 है। ओके, सी डाइड ऑन 30th June 2022 एंड प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग ईयर आर 24,000। हाउ मच शेयर ऑफ द प्रॉफिट फॉर द 1 April to 30th June विल बी क्रेडिटेड टू सीज अकाउंट। ओके, देखो हमें है ना पूरे साल के प्रॉफिट दे रखे हैं और ये बताया है कि जो सी है वो उसकी जो डेथ हो जाती है बीच में ही, अब उसका हिस्सा बताना है हमें प्रॉफिट का। रेशो भी दे रखा है तो बिल्कुल ईजी है। देखो टोटल प्रॉफिट कितना है, 24,000 है। अब ये प्रॉफिट कितने महीनों का है, ये तो 12 महीनों का है, लेकिन हमने जो है वो डी का कहाँ तक का निकालना है, सॉरी सी का 30 जून तक का निकालना है। तो 1 अप्रैल से 30 जून तक कितने महीने हो गए, अप्रैल मई जून, 3 महीने हो गए। तो ये 12 महीने का है तो हमें कितने का चाहिए, 3 महीने का चाहिए। ओके, उसके अलावा जो है ये तो सबका है, ABC तीनों का है, हमें किसका चाहिए, सिर्फ सी का चाहिए। तो सी का हिस्सा जो है, 1 मिनट में इसको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। देखो 24,000 टोटल प्रॉफिट है, ये पूरे 12 महीने का है, हमें कितने का चाहिए है, हमें 3 महीने का चाहिए। उसके अलावा ये तो तीनों का है, हमें सिर्फ सी का हिस्सा चाहिए। सी का हिस्सा है 4 अपॉन, और ये कितने हो गए 7, 5, 12 और 16। ओके, तो इसको हम सोल्व करेंगे। 4 4 16, 12 2 से 24, ये 4 हमने कहीं से काटनी है ना, तो 6 ये हो जाएंगे ऊपर 6,000 और ये नीचे 4 था, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1500। ओके, 1500। तो 1500 कौन सा ऑप्शन है, 1500 है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो 1500 जो वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 1500, शेयर सी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशो एनालिसिस। देखो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के मेथड्स हैं डिफरेंट, उसमें से एक इंपॉर्टेंट मेथड है रेशो एनालिसिस। अब हमसे पूछा गया कि रेशो एनालिसिस का इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव डायरेक्शन देना, ट्रेंड एक्सप्रेस करना, शोइंग चेंजेज और इंटरफॉर्म कंपेरिजन। देखो रेशो जो है उससे हम कंपेरिजन तो ऑब्वियसली बात है कर सकते हैं कि भाई हम मान लो करंट रेशो देख रहे हैं हम 2 कंपनीज़ का, तो उससे हमें पता चल सकता है उनकी लिक्विडिटी पोजीशन का पता चल सकता है। अगर हम ग्रोस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट रेशो देख रहे हैं तो हमें उनके प्रॉफिटेबिलिटी का भी पता चल सकता है, तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। चेंजेज भी शो हो सकते हैं कि पिछले साल इतना रेशो था, अभी इम्प्रूव हुआ है, ठीक है, इम्प्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब जो है वो डिक्लाइन है किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट में, तो वो चेंजेज जो है वो भी शो करते हैं। चेंजेज शो करें तो इसका मतलब ट्रेंड भी एक्सप्रेस करें, बट डायरेक्शन जो है वो डायरेक्टली एक हम रिलेट नहीं कर सकते ऑब्जेक्टिव से रेशो एनालिसिस के। तो यही जो ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा हमारा क्वेश्चन 116 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है 117, यहाँ पे सीधा सेक्शन पूछा गया है। इफ़ एनी पर्सन फर्निशेज एनी फॉल्स और इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन और सप्रेस एनी मटेरियल इन्फॉर्मेशन ऑफ विच ही इज अवेयर इन एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार इन रिलेशन टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी, ही शैल बी पुनिशेबल फॉर फ्रॉड अंडर विच सेक्शन। ओके, अगर कोई पर्सन जो है कोई गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो या जानबूझ के कुछ गलत इन्फॉर्मेशन, कुछ मटेरियल इन्फॉर्मेशन को छुपाता है या चेंज करता है, तो जो उसका ये जो फ्रॉड है वो किस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो पुनिशेबल होगा, ये हमसे सेक्शन पूछा गया है सीधा सीधा। तो ये सेक्शन है सेक्शन 447। ओके, सेक्शन 447 के अंडर सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है, कुछ समझाने वाला नहीं है इसमें। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की फीचर ऑफ ए कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की कौन सी फीचर नहीं है। मोस्टली क्वेश्चन है थोड़ा घुमाने की वजह के लिए इन्होंने नोट लगा के दे रखे हैं।
ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। चलो देखते हैं अब ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की फीचर पूछा है इन्होंने कि कौन सी नहीं है। ऑटोमेटेड रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, क्या ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में? बिल्कुल होते हैं ऑटोमेटिक। रियल टाइम प्रोसेसिंग होती है और रिपोर्ट वगैरह भी तैयार होती है फाइनेंशियल डेटा की। एलिमिनेशन ऑफ द नीड फॉर इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म, की इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म की ज़रूरत ही नहीं रहती, मतलब उसको वो एलिमिनेट हो जाती है। ऐसा तो नहीं होता, इंटरनल कंट्रोल तो हमें चाहिए है। तो यहाँ पे नोट ही पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 3 ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, इंटीग्रेशन विद अदर बिजनेस प्रोसेसिंग। तो हाँ, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सारे जो बिजनेस की प्रोसेस है उनको इंटीग्रेट करके चलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 है हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 इज रिलेटेड टू। ओके, सिंपल पूछा है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 जो है वो किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमिक्स। देखो, आपको सारे स्टैंडर्ड जो है वो ध्यान में रखने होंगे। पीछे आया था एएस से रिलेटेड भी सवाल था, ये आईएफआरएस यानी कि ये जो पुराने वाले हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उनसे रिलेटेड है, और इंड एएस जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, उनसे भी सवाल बन सकते हैं। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है विच रेशो इंडिकेट प्रपोर्शन ऑफ ओनर्स फंड टू टोटल इक्विटी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। अब ये इन्होंने बोला है, यहाँ पे रेशो दे रखे हैं हमें, और ये बोला है कि कौन सा रेशो जो है वो ओनर्स फंड और टोटल फंड के आपस में प्रपोर्शन जो है उसको शो करता है। तो अगर आपको फॉर्मूले पता हैं इन रेशोज़ के तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो। देखो, डेट इक्विटी रेशो, इसका तो नाम है वैसा ही रेशो, ऊपर डेट लेते हैं नीचे इक्विटी लेते हैं। अब हमसे पूछा था ओनर के फंड और टोटल फंड, तो ओनर के फंड तो नहीं है, तो बोरोविंग से हो गई डेट, तो ये तो नहीं होगा। इक्विटी रेशो, इक्विटी रेशो का क्या फॉर्मूला होता है? इक्विटी रेशो का फॉर्मूला होता है ऊपर इक्विटी और नीचे टोटल एसेट। तो देखो, ओनर्स फंड होगी इक्विटी और टोटल फंड इन्वेस्टेड यानी कि टोटल जो हमने एसेट्स इन्वेस्ट की है, तो टोटल एसेट वही हो गए जो फंड इन्वेस्ट कर रखे हैं जिन जिन चीज़ों में, वो हमारी एसेट्स हैं। तो ये जो है इक्विटी रेशो जो है वो शो करता है ओनर्स फंड और टोटल फंड का प्रपोर्शन। ओके, तो हमारा ऑप्शन भी यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इट इज़ नॉट लिमिटेड टू ए स्पेसिफिक वेंचर, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू ए स्पेसिफिक वेंचर, ये किसी स्पेसिफिक वेंचर्स तक लिमिटेड नहीं होती। हाँ, ये बात सही है कि पार्टनरशिप कोई स्पेसिफिक वेंचर तक ही लिमिटेड नहीं होती। इट इज़ लिमिटेड टू ए स्पेसिफिक वेंचर। अब देखो, दो स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट दे दी, तो ये तो जो है हमें ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो, ये किसी स्पेसिफिक वेंचर तक लिमिटेड नहीं होती, तो अब ये स्टेटमेंट सही है, तो फिर ये गलत हो जाएगी। हमसे क्या पूछा गया था? फॉल्स पूछा गया था, फॉल्स पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं। इट इज़ कैरिड ऑन अंडर अ फर्म्स नेम, फर्म के नेम के अंडर कैरिड होती है। ठीक है, इट इज़ ए कंटिन्यूइंग प्रॉफिट सीकिंग एंटरप्राइज, मेन पर्पज तो प्रॉफिट सीकिंग ही होता है पार्टनरशिप का, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 122 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंगल यूज प्लान। अब देखो, जो प्लान होते हैं मैनेजमेंट के अंदर हम उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक सिंगल यूज प्लान और एक स्टैंडिंग प्लान। देखो, सिंगल यूज प्लान यानी कि वो प्लान हमने बनाया और उस प्लान को हमने बस एक बार ही यूज किया, फिर अगले साल फिर नया प्लान और फिर अगले साल फिर नया। और स्टैंडिंग प्लान का मतलब होता है एक बार वो प्लान बनाया वो कई सालों तक चलता रहेगा। तो अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि सिंगल यूज प्लान नहीं है, सिंगल यूज प्लान नहीं है। ओके, प्रोग्राम जो है वो प्रोग्राम कोई पर्टिकुलर एक चीज़ है उसका प्रोग्राम तैयार होगा, तो फिर वो अगली कोई चीज़ है उसका अलग तरीके से प्रोग्राम तैयार होगा। प्रोजेक्ट है, कोई एक प्रोजेक्ट है उसका पूरा स्ट्रक्चर अलग होगा, अगला कोई प्रोजेक्ट है उसका अलग होगा, तो ये भी सिंगल यूज है। बजट, बजट भी एक पर्टिकुलर ईयर का बनेगा, फिर नेक्स्ट का फिर अलग हिसाब से बनेगा, मतलब न्यू क्या बोलते हैं उनको, न्यू आइटम्स के साथ, न्यू अमाउंट के साथ बनेगा। ठीक है, न्यू एस्टिमेट के साथ बनेगा। तो ये जो ऑप्शन है 1 2 3 ये सारे ही सिंगल यूज है। पॉलिसी, अब देखो पॉलिसी ये तो नहीं हम हर साल चेंज करते रहेंगे, पॉलिसी एक बार बिजनेस की बन गई तो वो ये है कि कुछ साल तक बिजनेस की पॉलिसी जो है वो सेम ही रहेंगी। मोस्टली पॉलिसी बिजनेस की मतलब स्टेबल ही रहती हैं, स्टेबल रहती, तो वो क्या है, स्टैंडिंग प्लान है, नॉट सिंगल यूज प्लान। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 2 3 द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इन विच द कंपनी चार्जेज द सेम प्राइस चार्ज करती है कंपनी। ओके, प्लस अ फ्राइट टू ऑल कस्टमर रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशन, यानी कि कहीं पे भी हो कस्टमर, कंपनी जो है उसको सेम प्राइस पे बेचेगी। ठीक है, चाहे वो दिल्ली में है, चाहे वो मुंबई में है, या किसी गांव में है, किसी रूरल एरिया में है, तो कंपनी जो है वो सेम प्राइस चार्ज करती है। तो सेम प्राइस चार्ज करती है तो ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को क्या बोलेंगे? होमोजीनियस बेसिक पॉइंट प्राइसिंग, कांस्टेंट जोन प्राइसिंग, डायनामिक प्राइसिंग, या यूनिफॉर्म डिलीवरी
डिलीवर्ड प्राइसिंग। अब देखो कंपनी क्या कर रही है, अलग अलग एरिया में कस्टमर है और उनको सेम प्राइस पे डिलीवर कर रही है, गुड सेम प्राइस पे कर रही है, तो यानी कि जो डिलीवरी है वो यूनिफॉर्म हो रही है, यूनिफॉर्म प्राइस पे हो रही है, सेम प्राइस पे हो रही है, मतलब इंडिपेंडेंट अपॉन लोकेशन की, लोकेशन आपकी कहीं पे भी हो आपका जो प्राइस है वो सेम रहेगा। तो यूनिफॉर्म डिलीवरी प्राइसिंग, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म डिलीवरी प्राइसिंग। इसके साथ कंफ्यूज मत कर देना, होमोजीनियस का मतलब ये है कि सिमिलर, लेकिन यहाँ पे बोल रखा है बेसिंग पॉइंट, कि बेस जो पॉइंट है एक वहाँ से हम सिमिलर करें कि इस पॉइंट पे अगर आप खरीदोगे तो आपको उसी प्राइस में मिलेगा, ये दूसरा बेस पॉइंट है इससे खरीदोगे तो आपको उसी प्राइस में मिलेगा, तो वो होती है बेसिंग प्राइस, मतलब होमोजीनियस बेसिंग पॉइंट प्राइसिंग। तो ऑप्शन नंबर 4 यूनिफॉर्म डिलीवर्ड प्राइसिंग। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में भी सेक्शन पूछा है, अंडर कंपनी एक्ट 2013 विच सेक्शन द सेंट्रल गवर्नमेंट empowered टू डायरेक्ट ए कंपनी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम टू रेक्टिफाई इट्स नेम if by inadvertence it has been registered with name which is identical to or too nearly resembles the name of existing company whether registered। यानी कि अगर कोई कंपनी जो है वो ऐसा नाम रखती है जो बिल्कुल सिमिलर हो अदर वालों से, तो ये वाली जो चीज़ है वो किसके अंडर आएगी, किस सेक्शन के अंडर आएगी। सिंपल सा सेक्शन पूछा गया हमसे, तो इसका सेक्शन जो है वो सेक्शन 16 है। ठीक है, सेक्शन 16 के अंदर आती है ये सारी चीज़ें। कंपनी सिमिलर नाम रख रही है तो फिर गवर्नमेंट कुछ डायरेक्शन वगैरह जो भी देगी। नेक्स्ट है मार्केट कवरेज स्ट्रेटेजी इन विच ए फर्म गोज आफ्टर ए लार्जर शेयर ऑफ वन और ए फ्यू सेगमेंट इज नोन एज। यानी कि एक बड़ी सी मतलब पूरी जो मार्केट है उसके जा रही है, एक कुछ फ्यू सेगमेंट्स जो है वो सेलेक्ट कर रही है और उस फ्यू सेगमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कवर कर रही है, तो इसको हम कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बोलेंगे, डिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड, निश और अनकंसंट्रेटेड। तो इसको बोलेंगे हम निश मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब देखो डिफरेंशिएटेड में क्या होता है कि कंपनी अलग अलग सेगमेंट है, अलग अलग सेगमेंट को सिलेक्ट करेगी, इसको डिफरेंट प्रोडक्ट देगी, इसमें डिफरेंट देगी। ठीक है, ये होता है डिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड यानी कि सब पूरी मार्केट में एक जैसा प्रोडक्ट देगी। और निश में क्या होता है कि मतलब बिल्कुल ही छोटा हिस्सा सेलेक्ट करेगी और उस छोटे हिस्से में फिर बड़ा सा सेगमेंट जो है वो पर्टिकुलर मतलब स्पेसिफाई हो जाएगी, बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बनाएगी, लेकिन बिल्कुल ये डिफरेंशिएटेड का एक लेवल अपर होता है कि बिल्कुल छोटा सा सेगमेंट और उसका फिर बड़ा हिस्सा जो है वो कवर करेगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं निश मार्केटिंग। और इस क्वेश्चन का आंसर भी है ऑप्शन नंबर 3 निश मार्केटिंग। नेक्स्ट है 126 a sender's manipulation of information so that it will be seen more favorable by the receiver is known as। यानी कि जो भेजने वाला है, सेंडर है, उसने इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट किया ताकि जो रिसीवर है, रिसीव करने वाला है, उसको ज़्यादा फेवरेबल लगे। यानी कि इन्फॉर्मेशन को फेवरेबल बनाने के लिए उसने इन्फॉर्मेशन ही चेंज कर दी, मैनिपुलेट कर दी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लाइंग, झूठ बोला है, कम्युनिकेशन एप्रीहेंशन, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड या फिल्टरिंग। देखो सीधी सी बात तक, इन्फॉर्मेशन मैनिपुलेट की है, मैनिपुलेट की यानी कि कुछ चेंज की है, चेंज की यानी कि कुछ फिल्टर लगा के भेजा है ताकि अगले बंदे को अच्छी दिखे, अच्छी दिखे तो यानी कि फिल्टरिंग, मतलब क्या चेंज किया है अच्छा दिखाने के लिए, तो क्या की है, फिल्टरिंग की है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा 126 का। As per the expectancy theory, the probability perceived by the individual that exerting a given amount of effort will lead to performance। अब देखो ये हमसे पूछा है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी से रिलेटेड सवाल। अभी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या है, ये एक्सपेक्टेंसी थ्योरी किसने दी थी, ये दी थी विक्टर व्रूम ने। अब ये जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है ये क्या बात करती है, ये मोटिवेशन से रिलेटेड थ्योरी है, विक्टर व्रूम ने दी थी। ये बात करती है कि जो एक पर्सन है उसको मोटिवेशन कैसे मिलता है, उसको मोटिवेशन मिलता है उसकी इस परसेप्शन पे, उसकी इस एक्सपेक्टेशन पे कि अगर वो कोई काम करेगा, कोई एफर्ट लगाएगा तो उसका रिवॉर्ड जो है वो कितना मिलेगा। वो कि भाई मैं अब 10 घंटे काम करूँ तो उस 10 घंटे काम करने का मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेगा, वो जो मेरी एक्सपेक्टेशन है ना रिवॉर्ड की, वो एक्सपेक्टेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा इस काम को करने का। तो ये थ्योरी मतलब पॉइंट से रिलेटेड बात करती है कि मोटिवेशन इस तरीके से ऐसे मिलता है। तो अब देखो यहाँ पे हमसे पूछा गया था द प्रोबेबिलिटी परस्यूड बाय द इंडिविजुअल ने प्रोबेबिलिटी परस्यू की कि दैट एक्सर्टिंग ए गिवन अमाउंट ऑफ एफर्ट, यानी कि वो एक अमाउंट ऑफ एफर्ट लगाएगा, ठीक है, और उस एफर्ट्स का जो रिजल्ट है वो होगी परफॉर्मेंस। तो यानी कि कुछ एफर्ट लगाएगा और उसका रिजल्ट होगी परफॉर्मेंस। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, इस मतलब ये जो किस चीज़ का रिलेशन हुआ, तो देखो एफर्ट लगाएगा उसका फिर रिजल्ट क्या होगा, परफॉर्मेंस। तो एफर्ट परफॉर्मेंस रिलेशनशिप। ओके,
तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, एफर्ट परफॉर्मेंस रिलेशनशिप 1 to 7 का। नेक्स्ट है 128, एन एंटरप्रेन्योर हु लाइक्स इनोवेशन एंड इंजॉय वर्किंग ऑन समथिंग न्यू और क्रिएटिव इज नोन एज। देखो यहाँ पर है ना, मतलब ऐसे ही थोड़े ऑप्शंस दे रखे हैं, बट हमें जो है बेस्ट सेलेक्ट करना है। ऑप्टिमाइजर है, एनालिस्ट है, आइडियलिस्टिक है और फायरबॉल है। तो अगर हम देखें कि ऑप्टिमाइजर यानी कि जो बिल्कुल ऑप्टिमाइज करके चीज़ों को चले, ठीक है। एनालिस्ट पहले चीज़ों को एनालाइज करे उसके हिसाब से। आइडियलिस्टिक यानी कि बिल्कुल बेस्ट जो चीज़ करे, बट मतलब ये कुछ शो नहीं कर रहा अलग से कि जो इनोवेशन, कुछ नई क्रिएटिव जो चीज़ करे उसको हम बोल सकते हैं। तो ऑप्टिमाइजर तो हो ही नहीं सकता, एनालिस्ट है वो भी अलग ही चीज़ होगी, तो इसलिए इसको हम आइडियलिस्ट बोल सकते हैं। और आंसर की में भी यही था, आइडियलिस्ट। आइडियलिस्ट जो एंटरप्रेन्योर है वो जो इनोवेशन है उसको पसंद करता है, मतलब कुछ नया क्रिएटिव करने का। ओके, ऑप्शन नंबर 2, इसमें थोड़ा डाउट है मुझे इस सवाल में। नेक्स्ट है 129 ए रनर अप फर्म दैट इज फाइटिंग हार्ड टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर इन एन इंडस्ट्री इज कॉल्ड मार्केट चैलेंजर, मार्केट फॉलोवर, मार्केट लीडर, मार्केट निशर। अब देखो, जो मार्केट में हम कंपटीशन के बेस पे ना कुछ पार्ट्स डिवाइड करते हैं। एक तो बिल्कुल जो जिसके पास मार्केट का बड़ा सा हिस्सा होता है, ठीक है, वो होता है मार्केट लीडर। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है मार्केट चैलेंजर, और फिर आता है मार्केट फॉलोवर, और फिर लास्ट में आता है जिसके पास बिल्कुल छोटा सा हिस्सा होता है, बिल्कुल अपने मतलब एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे हमने वो निश मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पढ़ी थी ना, वही वाला काम होता है। बिल्कुल छोटा सा सेगमेंट जो है उस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड, वो उसमें ये जो है वो अपना शेयर रखता है मार्केट के अंदर। मार्केट निशर ये सबसे लास्ट में होता है। तो अब हमसे ये पूछा गया है कि इनकी सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है मार्केट में एग्जिस्टेंस में रहने की या ग्रोथ करने की। तो इन्होंने बोला है कि रनर अप फर्म है, रनर अप फर्म है दैट इज फाइटिंग हार्ड टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर, जो हार्डली मतलब वो एफर्ट्स लगा रही है अपना मार्केट शेयर जो है वो इंक्रीज करने के लिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अब देखो, रनर अप कौन होता है? जो एक तो बिल्कुल फर्स्ट पे चल रहा है लीडर, उसके बाद जो नेक्स्ट जो सेकंड पोजीशन पे होता है ना, तो फर्स्ट पे था मार्केट लीडर, सेकंड पे आ जाएगा फिर मार्केट चैलेंजर, ठीक है। तो मार्केट चैलेंजर यानी कि रनर अप, रनर अप वही होगा। ये तो फर्स्ट तो लीडर हो गया, सेकंड नंबर पे यानी कि रनर अप है जो बिल्कुल सेकंड पोजीशन पे है, तो ये होता है मार्केट चैलेंजर। तो यहाँ पर हमसे सवाल में वही पूछा गया, मार्केट चैलेंजर, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये शॉर्टकट से बताया मैंने कि रनर अप है, सेकंड पे होगा तो सेकंड पे चैलेंजर होता है, लेकिन इस चैलेंजर की जो स्ट्रेटेजी वो यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर बढ़ाए और इस मार्केट लीडर जो है इसके पास पहुँचे, मतलब इतना शेयर जो है वो कैप्चर करिए, इससे आगे बढ़े। तो ये बिल्कुल हार्डली फाइट कर रहा होता है मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल रिक्रूटिंग सोर्स। ओके, इंटरनल रिक्रूटमेंट का सोर्स कौन सा नहीं है? एम्प्लॉय रेफरल, अगर एम्प्लॉइज़ के रेफरेंस के थ्रू कोई आ रहे हैं तो वो इंटरनल सोर्स है, एम्प्लॉइज़ के थ्रू आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रमोशन, प्रमोशन है तो बिजनेस के अंदर ही हम एम्प्लॉइज़ को ऊपर की पोजीशन पे प्रमोट कर रहे हैं। एम्प्लॉय की रिकमेंडेशन है, एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई भी बंदा आ रहा है उनकी रिकमेंडेशन से, तो वो भी इंटरनल सोर्स ही कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव सर्च फॉर्म। एग्जीक्यूटिव सर्च फॉर्म कौन सी होती है? ये होती है पर्टिकुलर जिनका काम ही होता है रिक्रूटमेंट का। तो ये सर्च फॉर्म जो है वो जो भी जिनको भी जॉब की ज़रूरत होती है उनको मतलब उनके लिंक में होती है ये, और फिर अगर कंपनी को रिक्वायरमेंट है तो फिर वो मैच करते हैं प्रोफाइल को और फिर प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉइज़ को या एग्जीक्यूटिव्स को। तो ये है एक्सटर्नल, बाहर से एम्प्लॉइज़ को लाते हैं, तो ये इंटरनल सोर्स नहीं है रिक्रूटमेंट का। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है इन द मॉडल ऑफ बिजनेस बायर बिहेवियर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज चॉइस कम अंडर। अब देखो, ये बिजनेस बायर बिहेवियर का एक मॉडल होता है, इसमें ये इन्होंने पूछा कि एक पर्टिकुलर कंपोनेंट है प्रोडक्ट एंड सर्विस चॉइस, ये किसके अंडर आएगा? एक बार मैं आपको एक पिक्चर में दिखाती हूँ इस मॉडल में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये देखो, ये मॉडल है बिजनेस बायर बिहेवियर मॉडल। अब यहाँ पर ये मुझे फिलिप कोटलर की बुक से मिला था मार्केटिंग की। अब ये है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में आती है कि इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करेंगी, वो आती है मार्केट स्टिमुली और अदर स्टिमुली। अब इन्वायरमेंट में फैक्टर्स तो होते हैं ये इकोनॉमिक फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल और कॉम्पिटिटिव। उसके अलावा मार्केट स्टिमुली में आते हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट के अंदर आती हैं। उसके बाद आता है बाइंग ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी इफेक्ट पड़ेगा बाइंग डिसीजन पे। तो बाइंग डिसीजन में इसमें इंटरनल, इंटरपर्सनल या इंडिविजुअल जो है पर्टिकुलर जो
बंदे हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, उनका इन्फ्लुएंस। और एक आता है बायर रिस्पॉन्स, कि बायर का जो रिस्पॉन्स है उसमें क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करेंगी। इसमें देखो सबसे पहला ही दे रखा है प्रोडक्ट और सर्विस चॉइस, फिर है सप्लायर की चॉइस, ऑर्डर की क्वांटिटी, डिलीवरी की टर्म एंड टाइम्स, सर्विस टर्म्स और पेमेंट। ये सारी चीज़ें आती हैं बायर रिस्पॉन्सेज में। तो अब हमसे सवाल में भी यही पूछा गया था कि मतलब हमसे ये पूछा गया था कि प्रोडक्ट और सर्विस की जो चॉइस है वो किस में आएंगी, वो बाइंग ऑर्गेनाइजेशन में आएंगी, इन्वायरमेंट में आएंगी, बायर रिस्पॉन्सेज में आएंगी। तो ये किस में आएंगी, बायर रिस्पॉन्सेज में आएंगी। ठीक है, क्वेश्चन पे जाते हैं वापस। तो इस क्वेश्चन का 131 था ये, इन द मॉडल ऑफ बिजनेस बायर बिहेवियर प्रोडक्ट और सर्विस चॉइस किसी अंडर आएंगी, बायर रिस्पॉन्स के अंडर आएगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा बायर रिस्पॉन्स क्यों आया है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132। हेनरी फ्यूल जो है वो कहाँ के थे, क्या थे वो, जर्मन के थे, फ्रेंच के थे या जर्मन सोशोलॉजिस्ट थे। तो देखो इंडस्ट्रियलिस्ट थे ये हेनरी फ्यूल। कहाँ के थे ये थे फ्रेंच के, तो फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे हेनरी फ्यूल। नेक्स्ट पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 133। ए लीडरशिप स्टाइल। देखो इस लीडरशिप स्टाइल से ना मैंने पिछले कई सालों के एचटेट के पेपर्स जो है वो एनालाइज किए हैं। ये जो ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है इससे रिलेटेड, या मतलब लीडरशिप के अलग अलग टाइप से रिलेटेड सवाल जो है वो एक दो बनते ही हैं। तो जब भी आप तैयारी करो तो ये जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे से कवर करके जाओ। देखते हैं सवाल को। ए लीडरशिप स्टाइल मार्क्ड बाय गोइंग बियॉन्ड द लीडर्स ओन सेल्फ इंटरेस्ट एंड इंस्टीड फोकसिंग ऑन अपॉर्चुनिटी टू हेल्प फॉलोवर्स ग्रो एंड डेवलप इज नोन एज। देख ऐसा लीडरशिप स्टाइल जहाँ पर लीडर जो है वो अपने खुद के इंटरेस्ट को छोड़ के, ठीक है, जो फॉलोवर्स हैं उनको हेल्प करता है ग्रो करने में और डेवलप करने में और अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करने में फॉलोवर्स के लिए। ठीक है, तो अपना इंटरेस्ट छोड़ रहा है, बिल्कुल फॉलोवर पे फोकस कर रहा है, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा है। तो इस टाइप जो लीडरशिप का स्टाइल है उसको हम बोलते हैं सर्वेंट लीडरशिप। ठीक है, तो सर्वेंट लीडरशिप में ही है कि बिल्कुल एक सर्वेंट की तरह काम करेगा लीडर अपने बारे में नहीं सोचेगा, सिर्फ फॉलोवर्स के बारे में सोचेगा, अपना खुद का सेल्फ इंटरेस्ट जो साइड में रख के सिर्फ फॉलोवर्स के डेवलपमेंट पे फोकस करेगा, उनकी ग्रोथ पे फोकस करेगा, उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने पे फोकस करेगा। तो सर्वेंट लीडरशिप ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच बिजनेस एथोस प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस बाय इंडियन कंपनीज एंड इंडिविजुअल इज ट्रेन इन सच ए वे दैट अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्रिक्शन। कौन सा प्रिंसिपल जो है वो फॉलो किया जाता है जहाँ पर एक इंडिविजुअल को ये सिखाया जाता है कि आपको ना कॉन्फ्लिक्ट और फ्रिक्शंस को अवॉइड करना है, झगड़ों को और जो भी आपस में लड़ाई झगड़े हैं इन कॉन्फ्लिक्ट से उनको दूर करना है, अवॉइड करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ पीस का मतलब शांति रखनी है, नॉन वायलेंस, कोई वायलेंस नहीं क्रिएट करना, सेक्रीफाइस करना है या हारमोनी। देखो जब हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना, यानी कि आपस में प्यार से रहना है, लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट या फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, तो एक तरीके से क्या होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, भाईचारा यानी कि हारमोनी होनी चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ हारमोनी जो है वो ये चीज़ सिखाता है या इस चीज़ के बारे में गाइड करता है। नेक्स्ट है 135। यहाँ पे पूछा गया है हमें इस मॉडल से रिलेटेड, इन ADDIE मॉडल ए स्टैंड फॉर। ये ADDIE मॉडल जो है वो रिलेटेड है लर्निंग डेवलपमेंट, ये एक लर्निंग डेवलपमेंट मॉडल है कि लर्निंग के से रिलेटेड ये जो चीज़ें कैसे डेवलप होती हैं उससे रिलेटेड है। इसकी कुछ स्टेजेस होती है, मतलब ये जो है ना इसी की फुल फॉर्म है। ये ADDIE की फुल फॉर्म क्या है, ए का मतलब है एनालाइज, तो अब एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। तो ए का मतलब एनालाइज है, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। DDIE का मतलब और क्या है, देखो ए का मतलब एनालाइज, डी का मतलब डिज़ाइन, और नेक्स्ट डी का मतलब डेवलपमेंट, और आई का मतलब इम्प्लीमेंटेशन, और ई का मतलब इवेल्युएशन। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ए का मतलब एनालाइज, डी का मतलब है डिज़ाइन, ठीक है, डिज़ाइन, और नेक्स्ट डी है इसका मतलब है डेवलपमेंट, यहाँ पर राइटिंग कुछ सही से दिखेगी नहीं। आई का मतलब है इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन, और जो लास्ट है ई, इसका मतलब है इवेल्युएशन, ठीक है, इवेलुएट करेंगे फिर हम। ये क्या है, ये एक लर्निंग डेवलपमेंट मॉडल है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कंज्यूमर पूछा है कि कौन सा होगा। हु अवेल सर्विसेज फॉर कमर्शियल पर्पज, कमर्शियल पर्पज वाले तो हम कंज्यूमर मानते ही नहीं है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, हम क्या मतलब एक्ट नहीं मानता, सॉरी, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। हु अवेल सर्विसेज फ्री ऑफ चार्ज, जो फ्री ऑफ चार्ज है, फ्री ऑफ मतलब कंसिडरेशन जरूरी है होना चाहिए, तो ये भी नहीं आएगा। हु अवेल सर्विसेज अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के अंडर सर्विसेज लेता है। देखो ये ऑप्शन है ना थोड़ा सा मतलब कुछ मिस्टेक लग रही है मुझे इसमें। चलो फोर्थ ऑप्शन और देखते हैं। हु हायर एनी सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन विच हैज़ बीन पार्टली पेड। देखो चाहे पूरा पे किया हो या
कम पे किया हो, कुछ तो पे किया है, कंसिडरेशन तो है ना, तो हायर सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन तो ये तो बिल्कुल है ही, इसको तो हम कस्टमर कंसिडर करेंगे ही करेंगे। लेकिन ये जो थर्ड है ना, थर्ड ऑप्शन है, इसमें भी हो सकता है। सर्विसेज में ना एक ये होता है कि जो पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है ना, पर्सनल सर्विसेज, वो इसके अंदर मतलब वो जो है पर्सनल सर्विसेज के जो कंज्यूमर्स हैं उनको कंज्यूमर कंसिडर नहीं किया जाता, लेकिन नॉर्मल जो सर्विसेज हैं, सिंपल जो सर्विसेज हैं, जनरल सर्विसेज हैं, उनको हम उनके जो कंज्यूमर्स हैं उनको हम कंज्यूमर की डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं। बट यहाँ पर कुछ दे ही नहीं रखा, तो ये वैसे एक तरीके से ये ऑप्शन भी सही है और ये भी सही है, बट एज पर आंसर की जो है वो राइट आंसर इसको कंसिडर किया गया है ऑप्शन डी को, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 को। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे या तो ये थोड़ा सा ये पर्सनल सर्विसेज कुछ ऐसा लिख देते तो सीधा सीधा ऑप्शन 4 पे जाते, बट ये है कि थोड़ा सा यहाँ पर एरर है क्वेश्चन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137, फेस टू फेस कन्वर्सेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो जब हम फेस टू फेस बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, लो चैनल रिचनेस, मीडियम चैनल रिचनेस, हाई रिचनेस, या फैसिलिटेट पावर फीडबैक जो है उसको फैसिलिटेट करेगा। अब देखो जब हम बात करते हैं, अब ये रिचनेस है, इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल क्लियर वे में हम बात कर पा रहे हैं, जो हमारा कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल रिच है, यानी कि अच्छे से आपस में फीडबैक भी हो पा रहा है, चीज़ें सही से हो रही हैं। तो जब फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है तो जो चैनल रिचनेस है वो हाई होती है। ये नहीं है कि कोई नॉइज़ का इशू है, कोई अलग मतलब कोई भी इशू क्रिएट हो जाए जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो, जो चैनल की रिचनेस है वो हाई होती है फेस टू फेस कन्वर्सेशन में। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 138, एज पर कंपनी एक्ट 2013 पब्लिक कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पज। जब पब्लिक कंपनी के लिए कितने लोगों की जरूरत होती है, 7 और मोर पर्सन्स, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है 139, द इंटरव्यू in which candidate are asked to describe how they actually handle a given situation is known as। अगर हम इंटरव्यू के अंदर जो हम भी कैंडिडेट है उसको हम कोई एक ऐसी सिचुएशन दें, उसको बताएं या पूछें उससे कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन जो है उसको आप कैसे हैंडल करोगे, तो ये जो टाइप है, मतलब ये जो हम काम कर रहे हैं ये किस इंटरव्यू का टाइप है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है या अनस्ट्रक्चर्ड है या बिहेवियर है या स्ट्रेस है। अब देखो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में वो कैसे एक्ट करेगा या पर्टिकुलर सिचुएशन को वो कैसे हैंडल करेगा ये हम जानना चाह रहे हैं, तो एक तरीके से हम उसका बिहेवियर जानना चाह रहे हैं कि वो उस सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा, उसको कैसे हैंडल करेगा, तो ये बिहेवियर टाइप ऑफ इंटरव्यू है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल प्रोडक्ट लाइन एंड आइटम दैट ए पर्टिकुलर सेलर ऑफर फॉर सेल्स इज नोन एज। देखो जितने भी प्रोडक्ट लाइन हैं उन प्रोडक्ट लाइन में भी फिर पर्टिकुलर आइटम, जब हम इन सबको टोटल जो है वो ऐड करते हैं तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स। तो 140 का जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रोडक्ट मिक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141, ये थोड़ा ब्लर है। कैपिटल बजटिंग इज विच टाइप ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। बिल्कुल ईजी है सॉरी क्वेश्चन जो है वो ईजी है बट वैसे ब्लर है। कैपिटल बजटिंग जो है वो किस टाइप का डिसीजन है। अब देखो फाइनेंस के अंदर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम 3 टाइप के डिसीजन लेते हैं, एक इन्वेस्टिंग डिसीजन, एक फाइनेंसिंग और एक डिविडेंड डिसीजन। अब ये इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और डिविडेंड। अब यहाँ पे पूछा गया कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग जो है वो लॉन्ग टर्म डिसीजन है। हम क्या करेंगे, बजट बनाएंगे, एक तरीके से ये याद रखो कि कैपिटल का हम बजट बना रहे हैं। बजट इन द सेंस कि कितने कितने पैसे हम कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। जब हम बात कर रहे हैं इन्वेस्ट करने की, यानी कि लॉन्ग टर्म एसेट्स में हम कितना कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसका बजट प्रिपेयर करते हैं, इस तरीके से आप याद रखो। तो कैपिटल बजटिंग इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन है, तो 141 का ऑप्शन नंबर 1 इन्वेस्टमेंट डिसीजन है कैपिटल बजटिंग। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 142। अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 विच सेक्शन एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेबलाइज ए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी टू बी नोन एज ए सेंट्रल अथॉरिटी टू रेगुलेट मैटर्स रिलेटिंग टू वोलेशन ऑफ राइट्स ऑफ कंज्यूमर। ओके, ये पूछ रहे हैं कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है उसका कौन सा सेक्शन एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है वो बनाए। अब देखो हमने पढ़ा है कि जो 1986 वाला था उसमें कोई ऐसी अथॉरिटी, कोई ऐसे अलग से कोई एंटिटी नहीं थी, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो एक मतलब ये बात करता है कि एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी होगी, ठीक है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी और ये क्या करेगी, ये जो कंज्यूमर्स के राइट्स हैं उन मतलब वो उनको प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है, यानी कि एक तरीके से कंज्यूमर के वेलफेयर से रिलेटेड काम करेगी। तो यहाँ पर हमसे फैक्चुअल क्वेश्चन सीधा सा पूछा गया है कि ये किस सेक्शन के अंडर है,
तो ये है सेक्शन 10 के अंडर, ठीक है, सेक्शन 10 के अंडर है ये CPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143, द व्यू दैट वी कैन लर्न थ्रू बोथ ऑब्जर्वेशन एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस इज नोन एज। अब देखो ये यहाँ पर हमें थ्योरीज दी हुई है ऑप्शन में, और ये पूछा है कि इनमें से कौन सी थ्योरी का ये व्यू है कि हम ऑब्जर्वेशन से और डायरेक्ट एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। ये सारी लर्निंग्स की थ्योरीज हैं। अब इनमें पूछा गया कि कौन सी वो थ्योरी है जो ये हम बोलते हैं कि हम ऑब्जर्व करके यानी कि देख के चीज़ों को या खुद से उस चीज़ को एक्सपीरियंस करके हम सीख सकते हैं। तो ये बात बोलती है थ्योरी जो है वो है सोशल लर्निंग थ्योरी। ये जो सोशल लर्निंग थ्योरी है ये दी थी अल्बर्ट बुंद्रा ने, ठीक है। अब ये जो थ्योरी है ये क्या बात करती है कि मतलब ये 3-4 चीज़ें बताती है कि हम लर्निंग जो है वो किन किन से कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपीरियंस से कर सकते हैं, या इमिटेशन से भी कर सकते हैं। यानी कि इमिटेशन हम दूसरों का देख के कॉपी कर रहे हैं, मतलब कोई बंदा काम कर रहा है उसको हम देख के कॉपी कर रहे हैं वैसा ही सेम, तो उस तरीके से भी हम सीख सकते हैं। तो ये 3-4 तरीके बताती है लर्निंग के। सोशल लर्निंग थ्योरी अल्बर्ट बुंद्रा ने दी थी ये, और ये बताती है कि हम ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट एक्सपीरियंस इन चीज़ों से सीख सकते हैं, इमिटेशन से भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट है द पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी वाज साइन ऑन। ये सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पेरिस कन्वेंशन है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी वो कब साइन किया गया था। तो ये साइन किया गया था 20 मार्च 1883, 20 मार्च 1883 को ये पर्टिकुलर जो भी कन्वेंशन है वो साइन किया गया था। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ मैक्स वेबर आइडियल ब्यूरोक्रेसी। देखो जो मैक्स वेबर है उन्होंने दी थी ब्यूरोक्रेसी थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। मेनली हम 3 मतलब जब हम बात करते हैं क्लासिकल थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट तो 3 बंदों का नाम आता है, एक आता है मैक्स वेबर का, एक हेनरी फ्योल का, और एक साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर जो है FW टेलर। तो ये जो मैक्स वेबर है इनकी जो थ्योरी थी उसको मतलब एक रेशनल अप्रोच देखा जाता था। इन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट चीज़ों की बात की थी कि रूल्स रेगुलेशन जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट होने चाहिए, बिल्कुल फॉर्मली सारी चीज़ें होनी चाहिए, प्रॉपर अथॉरिटी वगैरह है जो डिवाइड होनी चाहिए, सेंट्रलाइजेशन की बात की थी। तो अब यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा है कि इनमें से कौन सी फीचर नहीं है मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी थ्योरी की। जॉब स्पेशलाइजेशन, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, फॉर्मल सिलेक्शन, या इम्पर्सनैलिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। इसकी बात नहीं की इन्होंने, जॉब स्पेशलाइजेशन की बात की कि मतलब उस बंदे को वही काम देना है और बार बार वो वही काम करेगा तो उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा, और मतलब जॉब स्पेशलाइजेशन जो है उसकी बात की थी, जॉब स्पेशलाइजेशन क्रिएट होगा उससे, ठीक है। फॉर्मल सिलेक्शन पूरा फॉर्मली होगा, मतलब कुछ भी चीज़ इनफॉर्मल वे में नहीं होगी, सारी चीज़ें फॉर्मली होंगी, कम्युनिकेशन वगैरह सारी चीज़ प्रॉपर चैनल के थ्रू होगी, प्रॉपर सारे रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाएंगे। तो फॉर्मल सिलेक्शन। इम्पर्सनैलिटी, यहाँ पे पर्सनल इमोशंस, पर्सनल वैल्यूज़ का कोई जिक्र नहीं है, मतलब उन सबको इग्नोर किया जाएगा। इम्पर्सनैलिटी जो है वो होता है यहाँ पर। तो ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, क्या नहीं होता, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर की कोई मतलब से रिलेटेड कोई बात जो है इसकी थ्योरी के अंदर नहीं की गई। नेक्स्ट है 146, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट स्टेप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। जब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इनिशियल स्क्रीनिंग, कंप्लीटेड एप्लीकेशन, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, या बैकग्राउंड एग्जामिनेशन। बैकग्राउंड एग्जामिनेशन वगैरह बिल्कुल लास्ट में होते हैं, टेस्ट भी जो है वो थोड़ा बाद में होता है। एप्लीकेशन से पहले एक चीज़ होती है स्क्रीनिंग, ठीक है। तो इनिशियल स्क्रीनिंग जो है वो होता है सबसे पहले, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी इज यूजुअली फॉर्मुलेटेड इन टर्म्स ऑफ 2 फैक्टर मॉडल। 2 फैक्टर मॉडल जो है किस इंटरनेशनल थ्योरी को बोलते हैं, मर्केंटलिज्म, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, या हैकर-ओलिन थ्योरी। तो जो हैकर-ओलिन थ्योरी है उसको हम बोलते हैं 2 फैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर मॉडल। ये जो हैकर-ओलिन की थ्योरी है, मतलब हैकर और ओलिन 2 बंदों ने मिलकर दी थी, इसको हम 2 फैक्टर थ्योरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 2 फैक्टर्स की बात करती है। एक तो बात करती है कैपिटल की और एक लेबर की, और बात करती है कि जिस कंट्री के पास कैपिटल ज़्यादा है वो कैपिटल मतलब कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट को बेचेगी, और जिस जिस कंट्री के पास लेबर ज़्यादा है वो लेबर इंटेंसिव जो गुड्स हैं उनका एक्सपोर्ट करेंगी। तो इसलिए इसको 2+2 मॉडल भी बोलते हैं, यानी कि 2 फैक्टर और 2 कंट्रीज, तो 2 कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड कब होगा, जो आपस में उनके जो फैक्टर्स हैं वो अलग अलग होंगे। यानी कि कैपिटल वाली जो है वो कैपिटल इंटेंसिव बनाएंगी, वो उसको सस्ते पड़ेंगे तो इसलिए वो ज़्यादा बेचेगी, लेबर जिसके पास ज़्यादा है उसको लेबर सस्ती पड़ेगी इसलिए वो लेबर वाले जो प्रोडक्ट हैं वो बेचेगी। इसका जो एक क्या बोलते हैं
मतलब इसकी एक्सेप्शन जो है वो होती है लियोनटिफ पैराडॉक्स। ये आगे बहुत सारी चीज़ें डिटेल में हैं, आप लोगों को अलग से क्लासेज हैं वीडियोस में, उनको मिल जाएंगी अगर आपको पढ़नी है तो, ठीक है। तो इस जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हैकर ओहलिन थ्योरी, उसको बोलते हैं टू फैक्टर मॉडल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148, अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम विच वन ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मास्टर डेटा। तो देखो इस सवाल में हमसे ना पूछा गया है कि नॉन मास्टर डेटा का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, ठीक है। देखो थोड़ा सा घुमा के पूछा है, विच वन ऑफ द दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मास्टर डेटा। अब नॉन मास्टर डेटा का एग्जाम्पल नहीं है तो किसका एग्जाम्पल होना चाहिए, मास्टर डेटा का होना चाहिए। अब ये मास्टर और नॉन मास्टर डेटा क्या होता है, देखो इसको समझो। मास्टर जो डेटा होता है इसका मतलब समझ लो, नॉन मास्टर का अपने आप समझ आ जाएगा। मास्टर डेटा का मतलब है कि वो डेटा जो स्टेबल रहे, यानी कि एक बार जो चीज़ है वो स्टेबल ही रहेगी, ठीक है। और नॉन मास्टर डेटा का मतलब जिसमें चेंजेस होते रहे। तो अब हमसे पूछा क्या गया है, मास्टर डेटा कौन सा है, मास्टर डेटा यानी कि जो स्टेबल रहे, चेंज ना हो। एज है वो क्या स्टेबल रहेगी या चेंज होगी, बिल्कुल सी बात, ऑब्वियस सी बात है चेंज होगी। लाइक डिसलाइक है वो भी बदल सकते हैं, फिक्स तो जरूरी नहीं है कि जो चीज़ हमें आज पसंद है या आज ना पसंद है वो कल पसंद या ना पसंद होगी या नहीं। वेट है वो भी चेंज हो सकता है। ब्लड ग्रुप, क्या ब्लड ग्रुप चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है, स्टेबल है। स्टेबल है तो ये नॉन मास्टर डेटा नहीं है, ये मास्टर डेटा है, और यही हमसे सवाल में पूछा गया था। तो ब्लड ग्रुप, आई होप आपको समझ आ गया होगा। मास्टर और नॉन मास्टर का मीनिंग क्लियर रखना। मास्टर डेटा जो स्टेबल रहे, फिक्स रहे, और नॉन मास्टर जो फिक्स ना रहे। ये सारी जो ऑप्शन 1 2 3 है ये चेंज हो सकते हैं, इसलिए ये नॉन मास्टर डेटा के एग्जाम्पल है। और ब्लड ग्रुप जो है वो स्टेबल रहता है, फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता ब्लड ग्रुप बार बार में, तो इसलिए ये मास्टर डेटा का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट है 149, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजैक्शनल लीडर। ट्रांजैक्शनल लीडर, ओके। देखो मैंने बोला भी था ये ट्रांजैक्शनल, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, क्रिस्मेटिक लीडर, सिप से के स्टाइल से कुछ ज़्यादा ही सवाल बनते हैं स्टेट में, मतलब हर बात जरूरी है, इनसे बनते ही बनते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है ट्रांजैक्शनल लीडर की, कंटीजेंट रिवॉर्ड, लेजिस फेयर, इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, या फिर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो देखो ये जो ट्रांजैक्शनल लीडर है इसकी ये कंटीजेंट रिवार्ड भी होता है, ओके, लेजिस फेयर भी होता है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन भी होता है, लेकिन इंस्पिरेशनल मोटिवेशन नहीं होता। ये किसकी फीचर है, ये फीचर है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर की, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर की है ये फीचर। तो हमसे क्या पूछा गया था, नोट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजैक्शनल लीडर। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इंस्पिरेशनल मोटिवेशन हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 149 का। ओके, लास्ट क्वेश्चन 150, ए डिफरेंट अप्रोच डिटरमाइनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग इज कॉल्ड। ए डिफरेंट अप्रोच डिटरमाइनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस चेक करने या डिटरमाइन करने की अप्रोच कौन सी है इनमें से, किर्क पैट्रिक मॉडल, सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग मॉडल, ब्रिंकहोफ मॉडल, या कार्ल पियर्सन मॉडल। देखो कार्ल पियर्सन स्टैटिस्टिशियन है तो इनका तो इससे रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई नहीं है। ये ब्रिंकहोफ का भी कुछ लिंक नहीं है ट्रेनिंग से रिलेटेड। सेंट्रलाइज ट्रेनिंग मॉडल, ये कुछ मतलब फिक्स कोई वो नहीं है कि ट्रेनिंग का कोई वो मॉडल नहीं है, फिक्स मॉडल नहीं है, वैसे ही ऑप्शन बढ़ाने के लिए दे रखा है। किर्क पैट्रिक मॉडल जो है ये दिया था डोनाल्ड किर्क पैट्रिक ने। ये एक मॉडल है, मतलब एक अप्रोच है जिसके थ्रू हम चेक करते हैं कि जो हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड की है उसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन के परस्पेक्टिव से क्या बेनिफिट है, ना कि सिर्फ एम्प्लॉयज़ के परस्पेक्टिव, एम्प्लॉय ने क्या नया सीखा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो कैसे इफेक्टिव होगी या हेल्पफुल होगी या नहीं, ये चीज़ चेक करने के लिए हम यूज करते हैं डोनाल्ड किर्क पैट्रिक का मॉडल, ठीक है, या इसको हम एक अप्रोच भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये थी आज की क्लास डिस्कशन। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, आपको लग रहा है कि मतलब कुछ गलती है किसी क्वेश्चन के आंसर में, तो आप लोग कमेंट में मेंशन कर सकते हो। और भी आपको मतलब ये जितने सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर हुए हैं, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड की क्लासेस की नीड है तो आप वो भी बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। ओके, फिर मिलती हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।